हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरिंग मार्केट स्ट्रेंथ चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप मार्केट की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। जब मैं मार्केट बोलता हूं तो मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी 50 या पूरा हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट या पूरा यूएस का स्टॉक मार्केट, क्योंकि मार्केट में सारे के सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये मार्केट की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके साथ साथ इंडिविजुअली स्टॉक्स में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मार्केट स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। मतलब जो इंडाइसेस वगैरह है उसकी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस है, उसको कैसे पहचाना जाए। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कन्फर्मेशन क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट या अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आई थिंक ये कन्फर्मेशन और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद मार्केट ब्रेथ क्या होती है, इसको आपको समझना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने मार्केट ब्रेथ का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर एडवांस डिक्लाइन लाइन, जिसको ईडी लाइन बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ ब्रेथ रेशियोज होते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर कुछ अप एंड डाउन वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ब्रेथ इंडिकेटर्स के अंदर ही आते हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। और जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर में आपके मेंशन किए गए हैं। इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। किन इंडिकेटर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन इंडिकेटर्स पे कम फोकस करना चाहिए, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइडेंस दे दूंगा, ताकि आपकी एग्जाम में थोड़ी हेल्प हो जाए। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कन्फर्मेशन क्या होता है। तो कन्फर्मेशन के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब कोई इंडिकेटर या ऑसिलेटर जैसे कि आरएसआई, वॉल्यूम, ब्रेथ, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो इंडिकेटर हैं, जब ये कंफर्म करती हैं प्राइस ट्रेंड को, प्राइस एक्शन को जब ये कंफर्म करती हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि ये कंफर्मेशन हो गया है मार्केट में। अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो नीचे इंडिकेटर लगा है ये ओबीवी इंडिकेटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, और इसके साथ ही में जो स्टॉक प्राइस है ना वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस का अप मूवमेंट है ना, इसके साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। तो वॉल्यूम भी ऊपर जाने वाला सिग्नल दे रही है, और जो स्टॉक है वो तो ऊपर जा ही रहा है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी हमें गोल्डन क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो कन्फर्मेशन एक दोस्तों ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इंडिकेटर प्राइस एक्शन को कंफर्म करे। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि कन्फर्मेशन अकर्स व्हेन प्राइस मूवमेंट एंड मार्केट इंटरनल्स अपीयर टू अग्री। तो ये जो वॉल्यूम होती है या जो दूसरे हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, ये सारे बेसिकली इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताते हैं। आई होप आपको ये कन्फर्मेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। जो डाइवर्जेंस है वो कन्फर्मेशन का एकदम उल्टा है। जब कोई इंडिकेटर प्राइस एक्शन को कंफर्म नहीं करता, अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और इंडिकेटर नीचे की तरफ के सिग्नल दे रहा है, तो जब कोई इंडिकेटर और कोई प्राइस एक्शन आपस में कंफर्म नहीं करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो डाइवर्जेंस है। अब ये क्या होता है, कैसा दिखता है, मैं आपको थोड़ा चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉक के प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा कि जो स्टॉक है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि स्टॉक में अप ट्रेंड है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये नीचे वाले इंडिकेटर को देखोगे जिसका नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम में लोअर लोज बन रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो डब्ल्यू वाला पॉइंट है वो पहले लो को दर्शा रहा है, और एक्स वाला पॉइंट दूसरे लो को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वहाँ पे तो लोअर लोज बन रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्राइस एक्शन है उसमें जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। तो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर रही हैं, और इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं। पहला डाइवर्जेंस होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जो कि मार्केट के बॉटम्स में बनता है, और दूसरा डाइवर्जेंस होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस, जो कि मार्केट के टॉप पे बनता है, राइट। तो जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस है ना, इसको याद करने का जो फॉर्मूला है या जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। अभी आप ये वाले एग्जांपल में देखोगे तो जो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इसी वजह से ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टॉक है ना नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम है, वो ये इंडिकेट कर रहा है
कि लेस बायर्स आर बाइंग। तो ये खतरे की घंटी है प्राइस एक्शन के लिए, और प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, इसी वजह से ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और उसका उल्टा पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है जो कि मार्केट के बॉटम में बनता है, जब प्राइजेस नीचे की तरफ गिरते हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ते जाते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम के। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप चाहो तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम के अलावा आरएसआई या कोई दूसरा ऑसिलेटर भी यूज़ कर सकते हो ये डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यार ये कन्फर्मेशन और डाइवर्जेंस को पढ़ा क्यों जाए, इसको हम क्यों समझे। तो ये जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है हमें जब हम ये कन्फर्मेशन और डाइवर्जेंस का एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी इंडाइस के अंदर, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स। जब भी हम ऐसे इंडाइसेस में भी ये कन्फर्मेशन और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छे तरीके से ये चीज़ काम करती है। तो ये बेसिकली दोस्तों ट्रेंड को कंफर्म करने में हेल्प करता है, और कहाँ पे ट्रेंड डाइवर्ज हो रहा है वो भी हमें बताता है, और इससे हम मार्केट के पीक्स और टॉप्स को भी कभी कभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हेल्पफुल तो है ये चीज़। अब हम लोग समझते हैं कि ये मार्केट ब्रेथ क्या होता है। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों ने मार्केट ब्रेथ नाम की चीज़ को कभी सुना ही नहीं होगा, हालांकि बहुत ईजी चीज़ है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एक दिन में स्टॉक तीन चीज़ें कर सकता है। स्टॉक या तो ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो नीचे की तरफ जा सकता है, या तो अनचेंज्ड रह सकता है, मतलब जिस प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ था उसी सेम प्राइस पे क्लोज हो जाए। तो ये जो अनचेंज्ड वाली सिचुएशन है ये तो आई थिंक आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, बहुत रेयर सिचुएशन है ये। लेकिन स्टॉक कभी कभी बढ़ जाता है प्राइस में, कभी कभी 2% बढ़ जाता है प्राइस में, कभी कभी 3% गिर जाता है। तो स्टॉक या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, तो उसका प्राइस एकदम सेम रहता है। यही तीन चीजें हो सकती हैं, राइट। तो अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं एडवांस। अब हम ये कैसे पता लगाते हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग बहुत ही सिंपल सी चीज़ करते हैं। हम लोग आज के क्लोजिंग प्राइस को देखते हैं और उससे कल के क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है तो हम समझ जाते हैं यार कि मार्केट ऊपर गया या स्टॉक ऊपर गया। तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक एडवांस्ड, राइट, स्टॉक बढ़ा, जिसको हम एडवांस बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे हम डिक्लाइन उस चीज़ को बोलेंगे जब आज का जो मार्केट है वो गिर गया कल के मार्केट के मुकाबले। तो अगर कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है और आज का जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि मार्केट हैज डिक्लाइंड, मार्केट नीचे की तरफ गया। और अगर आज के दिन का क्लोज और पिछले दिन का क्लोज सेम है तो उसको हम अनचेंज्ड बोलते हैं, राइट। तो अब ये जो एडवांस और डिक्लाइन डेटा है ना, इसी को हम बोलते हैं ब्रेथ ऑफ द मार्केट। अब ये कैसे हम पता लगाते हैं, इस एडवांस डिक्लाइन डेटा को कैसे पता लगाते हैं, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स होते हैं, जिसको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। जो हमारा सेंसेक्स है बीएससी का इंडाइस, उसके अंदर 30 स्टॉक्स हैं। जो निफ्टी 50 है उसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखा रहा है कि जो एडवांस हुए हैं स्टॉक वो 5 है, मतलब 5 स्टॉक ऊपर की तरफ गए हैं, और डिक्लाइन में दिखा रहा है 45 स्टॉक्स। तो इस दिन के मार्केट को हमें देख के समझ में आ रहा है कि यार ये देखो मार्केट 2.33% गिर गया, और जो 45 स्टॉक हैं वो गिर गए हैं और 5 स्टॉक बढ़ गए हैं। तो ये एडवांस और डिक्लाइन को आप माइनस करके एडवांस डिक्लाइन निकाल सकते हो। मैं बस अभी आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि ये डेटा हम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हमें चलना होगा एनएसई की वेबसाइट के ऊपर। सो मैं अभी आ गया हूँ गूगल पे, मैं टाइप करता हूँ एनएसई इंडिया। यहाँ पे जैसे ही मैंने एनएसई इंडिया टाइप किया, एनएसई की वेबसाइट खुल के आ गई। इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐसा लिखा आ रहा है कि यू आर ऑन द न्यू वेबसाइट। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखिए मेरे कर्सर की तरफ, यहाँ पे लिखा है यू आर ऑन द न्यू एनएसई वेबसाइट, एक्सेस द ओल्ड वेबसाइट ऑन दिस यूआरएल। तो मैं इस यूआरएल पे क्लिक करता हूँ अब। तो हमारी जो पुरानी वाली एनएसई की वेबसाइट है वो लोड हो रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि ये जो पुरानी वाली एनएसई की वेबसाइट है ना, वहाँ पे ये डेटा आपको दिख सकता है सही तरीके से। अभी जो आज के दिन का क्लोज था मार्केट का वो ये था 16,953, और आज मार्केट 1.27% गिर गया, राइट। तो आज के दिन बस 8 स्टॉक ही हैं जो बढ़े, और जो 42 स्टॉक हैं वो गिर गए, राइट। तो इस तरीके से आप एडवांस और डिक्लाइन के जो डेटा है ना उसको पता लगा सकते हो। अब ये जो एडवांस डिक्लाइन डेटा है ये आपको इंडाइसेस के ऊपर ही मिलेगा। ये आप टीसीएस के स्टॉक में या रिलायंस के स्टॉक में या टेस्ला के स्टॉक में नहीं देख सकते। ये एडवांस डिक्लाइन डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ इंडाइसेस में ही मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे ये एडवांस डिक्लाइन डेटा हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों एक और
चीज़ बस आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये आज का एडवांस डिक्लाइन डेटा हमें देखने को मिला है, वैसे ही रोज़ ये एडवांस डिक्लाइन डेटा बदलता रहता है। तो जो चार्टिस्ट होते हैं या जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और इसको अलग अलग तरीके से चार्ट्स पे प्लॉट करके कुछ इंडिकेटर्स को बनाते हैं, कुछ सिग्नल्स को निकालने की कोशिश करते हैं एनालिस्ट लोग, जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। सो वापस से चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये ब्रेथ लाइन या एडवांस डिक्लाइन लाइन क्या होती है। तो ये बहुत ही कॉमन तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का। अब हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार कि ये इंटरनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर रहा है? तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो इंडाइसेस हैं उसके अंदर तो हमारे स्टॉक्स ही है ना, जो इंडाइसेस हैं उसके अंदर तो हमारे स्टॉक्स ही हैं, कोई और चीज़ तो है नहीं। तो उस एक पर्टिकुलर इंडाइस के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं वो उसका इंटरनल पार्ट है, राइट। इसी वजह से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इंटरनल मार्केट स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। अब दोस्तों जो एडी लाइन निकालने का फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एडवांसिंग वाले स्टॉक को डिक्लाइनिंग वाले स्टॉक से माइनस कर दो और जो कल की एडी लाइन है, जो कल की एडी लाइन है, पुरानी वाली एडी लाइन है, उसमें ऐड कर दो और आपकी एडवांस डिक्लाइन लाइन निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको इसमें एक इंडिकेशन बता देना चाहता हूँ, एक तरीके का इंटरप्रिटेशन आपको अभी बता देना चाहता हूँ। अभी इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो मार्केट है ना वो -2.33% गिरा, राइट। इसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा। तो यहाँ पे हम लोग एडी डेटा को देख के ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार कितने स्टॉक गिरे, क्या कुछ ही स्टॉक गिरे और मार्केट गिर गया, क्या बहुत सारे स्टॉक गिरे तब जाके मार्केट गिरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 45 स्टॉक्स गिरे हैं, मतलब 95% ऑफ द स्टॉक्स या 90% ऑफ द स्टॉक्स गिर चुके हैं यहाँ पे। तो पूरा का पूरा मार्केट सपोर्ट कर रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट को। तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन टूल की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे डिक्लाइन सिर्फ 10 का लिखा होता और एडवांस 40 का लिखा होता और मार्केट का जो मूवमेंट है वो -2.33% होता, तो यार मैं बोलता कि ये देखो कुछ स्टॉक गिरे हैं, इसी वजह से जो मार्केट है वो गिर गया। अदरवाइज मार्केट में स्ट्रेंथ है क्योंकि 40 स्टॉक एडवांस में है। तो इस टाइप से आप एडवांस डिक्लाइन डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये कैसी दिखती है एडवांस डिक्लाइन लाइन हमारी चार्ट्स के ऊपर। ये नेस्डैक कंपोजिट है जो कि एक बहुत ही फेमस ग्लोबल इंडाइस है हमारा, और ये वाला जो हमारा इंडेक्स है इसकी एडवांस डिक्लाइन लाइन को प्लॉट किया गया है नीचे की तरफ। और ये जो एडवांस डिक्लाइन लाइन है वो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक जो हमारा स्टॉक प्राइस है ना उससे मैच कर रही है, राइट। जब जब ये एडवांस डिक्लाइन लाइन ऊपर जाती है मार्केट ऊपर जाता है, जब जब ये लाइन नीचे जाती है मार्केट नीचे की तरफ जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको कंफर्मेशन और डाइवर्जेंस सिग्नल्स भी मिल सकते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्राइस एक्शन है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। जो हमारा इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो हमारा एडवांस डिक्लाइन लाइन है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसने एक नया हाई नहीं बनाया। तो यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस का सिग्नल दिख रहा है। और दोस्तों जब एडवांसेस ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, मतलब जब ज़्यादा स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो ब्रेड लाइन है ना वो ऊपर की तरफ जाती है, और जब ज़्यादा स्टॉक नीचे की तरफ गिरेंगे तो जो ब्रेड लाइन है वो नीचे की तरफ गिरेगी। इसका मतलब ये है कि जब ज़्यादा स्टॉक्स नीचे की तरफ गिरेंगे तो ये लाइन नीचे की तरफ गिरेगी, जब ज़्यादा स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये एडवांस डिक्लाइन लाइन कैसे काम करती है, और ये बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया डाइवर्जेंस का अभी। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अब ये कंसेप्ट को समझने में। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि ये एडवांस डिक्लाइन लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। तो दोस्तों उसका एक रीज़न मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडेक्स होता है उसमें आप वॉल्यूम का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेक्स के अंदर कोई वॉल्यूम होती नहीं है। अब एक तरीका है वॉल्यूम को यूज़ करने का, वो ये है कि आप पूरे के पूरे 50 स्टॉक को उठाओ, फिर 50 स्टॉक की जो वॉल्यूम है उसको आप कैलकुलेट करो, उसको एवरेज आउट करो और फिर चार्ट पे प्लॉट करो, जो कि बहुत ही टेडियस प्रोसेस है। वहीं पे अगर हम एडवांस डिक्लाइन लाइन की बात करें तो इसको प्लॉट करना रिलेटिवली आसान है, और ये भी मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ को ही बता रहा है एक तरीके से। तो इसी वजह से हम लोग इस एडवांस डिक्लाइन लाइन को यूज़ करते हैं। और दोस्तों जो हमारी एडवांस डिक्लाइन लाइन है वो बेसिकली रेप्लिकेट करती है स्टॉक मार्केट एवरेजेस को। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन काफ़ी हद तक हमारे एवरेज को या हमारे इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रही है। जब मैं बोलता हूँ मार्केट एवरेज, मेरा मतलब है मार्केट इंडेक्स, राइट। सो ये बेसिकली दोस्तों एक तरीके से साइन ऑफ कंफर्मेशन के बारे में हमें बताती है। और जब ब्रेड लाइन कंफर्म नहीं करती प्राइस एक्शन को तो ये हमें एक
डाइवर्जेंस के बारे में भी बताती है। इसी वजह से हम लोग एडवांस डिक्लाइन लाइन को यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एडवांस डिक्लाइन लाइन के मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने एडवांस डिक्लाइन लाइन देखी ना यहाँ पे, अब ये जो लाइन है कुछ लोगों को बहुत इर्रेटिक लगती है। लोगों से मेरा मतलब है हमारे टेक्निकल एनालिस्ट, उन लोगों को बहुत ही इर्रेटिक लगती है, उन्हें एकदम स्मूथ सिग्नल चाहिए। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो इस एडवांस डिक्लाइन लाइन का एक मूविंग एवरेज बना देते हैं। और यहाँ पे भी वही बात करी गई है कि जो 30 दिन का मूविंग एवरेज है, कुछ एनालिस्ट लोगों ने वो बनाया एडवांस डिक्लाइन लाइन का, ताकि डेटा को स्मूथ किया जा सके और ट्रेंड को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो बेसिकली ये मूविंग एवरेज होता है ब्रेड लाइन का हमारी, लेकिन इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है रिसेंटली, तो अब ज़्यादातर एनालिस्ट लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। पर जो एडवांस डिक्लाइन लाइन है ना, इसके साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशन करे गए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए गए हैं, जिसके बारे में आई थिंक आपको नॉलेज होना चाहिए। आप भले ही उसको यूज़ ना करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन नॉलेज आपको होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रेड डिफरेंसेस के बारे में। ब्रेड डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एडवांस माइनस डिक्लाइन कर दोगे तो आपको ब्रेड डिफरेंस आपका मिल जाएगा। अब कुछ बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स हैं जो कि ये ब्रेड डिफरेंस में बनाए गए हैं। इसमें मैक्लैनिन ऑसिलेटर है, मैक्लैनिन रेशियो एडजस्टेड ऑसिलेटर है, और यहाँ पे ऐसे 5-6 हमारे ऑसिलेटर्स या इंडेक्सेस दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ इन सारे के सारे इंडिकेटर्स को याद करने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर जो ये वाला चैप्टर है हमारा, इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं इसको कैसे पढूं, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है हमें। तो इसको पढ़ने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इन इंडिकेटर्स को पढ़ने में और समझने में। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मैक्लैनिन ऑसिलेटर के साथ, चलते हैं गूगल की तरफ, और गूगल पे बस हमें मैक्लैनिन ऑसिलेटर्स टाइप करना है। जैसे ही मैं मैक्लैनिन ऑसिलेटर टाइप करूंगा तो मेरे सामने ये बहुत सारे सर्च रिजल्ट खुल जाएंगे। मैं हमेशा स्टॉक चार्ट्स को रेकमेंड करता हूँ ये इंडिकेटर्स को समझने के लिए। तो स्टॉक चार्ट्स को हम लोग खोलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक चार्ट्स की वेबसाइट खुल गई। अब इसमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है ना, वो ये है कि ऑसिलेटर या कोई भी इंडिकेटर आखिर में है क्या, उसका यूज केस क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको यही पढ़नी है। तो यूज केस पढ़ने के लिए यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में काम करता हूँ, पहले पढ़ना शुरू करता हूँ। इट इज़ अ ब्रेथ इंडिकेटर डिराइव्ड फ्रॉम नेट एडवांसेस। नेट एडवांसेस का मतलब है एडवांस माइनस डिक्लाइन, इसी को ये लोग नेट एडवांस बोल रहे हैं। तो विच इज़ द नंबर ऑफ एडवांसिंग इशूज लेस देन द नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग इशू। और अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ब्रेथ इंडिकेटर है, राइट। इट इज़ अ ब्रेथ इंडिकेटर, और जिसको बनाया गया है नेट एडवांसेस के थ्रू, मतलब एडवांस माइनस डिक्लाइन लाइन को यूज करके इसको बनाया गया है। अब इसका कैलकुलेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया कि इंडिकेटर एक्चुअल में है क्या, अब आप इसका कैलकुलेशन देखो। तो यहाँ पे दोस्तों जो 19 दिन का ईएमए है ना, जो 19 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको यूज किया गया है, और उससे 39 डेज के मूविंग एवरेज को माइनस किया गया है। तो 19 डेज माइनस 39 डेज, ऐसा कैलकुलेशन किया गया है, और ऐसे हमारा ये जो मैक्लैनिन ऑसिलेटर है ये निकाला गया है। आप चाहो तो नीचे कैलकुलेशन वगैरह भी देख सकते हो, और किस टाइप से प्लॉटिंग करी जाती है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप अगर चाहो तो ये इंटरप्रिटेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा काम है आपको ये बताना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आ सकता है। अब ये चीज़ मैं भी समझता हूँ अच्छे से कि आप में से बहुत सारे लोग इन सारे इंडिकेटर्स को कभी भी अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने नहीं वाले हो, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं वो हमें ये सारे इंडिकेटर्स देंगे नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप इन सारे इंडिकेटर्स को हो सकता है रियल लाइफ में यूज़ ना करो। तो अभी एग्जाम निकालने के पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जो फॉर्मूला है इसको आप सही तरीके से याद कर लो, और जो ऑसिलेटर है या कोई भी इंडिकेटर है वो एक्चुअल में है क्या, उसका यूज केस क्या है, वो करता क्या है, वो किस बारे में है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, और आपको फॉर्मूला पढ़ना है। ये दो चीज़ें बस अगर आपने पढ़ ली तो एग्जाम आप बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लोगे, क्योंकि ये सारे जो इंडिकेटर्स है ना, इसमें आपको एकदम डीपली टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जो प्लूरैलिटी इंडेक्स है, एब्सोल्यूट ब्रेथ इंडेक्स, अनचेंज इशू इंडेक्स, ये सारे इंडिकेटर्स में बस आपको यही पढ़ना है कि जो डेफिनेशन है वो क्या है और जो फॉर्मूला है वो क्या है। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इन सारे इंडिकेटर्स को पढ़ने के लिए। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं बाकी के, मैं ये स्किप कर रहा हूँ, क्यों? ताकि आप लोग स्टॉक चार्ट्स की वेबसाइट पे जाएं या कोई भी दूसरी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे खुद
जो हमारा कैलकुलेशन है या जो मतलब इस इंडिकेटर का यूज़ केस है, आप वो सारी चीज़ें खुद से पढ़ें। इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रेथ रेशियोज़ के बारे में। तो जो ब्रेथ रेशियोज़ होते हैं ना, वो एडवांस डिक्लाइन लाइन को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें वो समझना होगा। तो बेसिकली इट इज़ अ रेशियो बिटवीन वेरियस एडवांसेस डिक्लाइन एंड अनचेंज्ड स्टॉक। तो अगर मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊँ ना, तो इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए, एडवांस डिवाइडेड बाय डिक्लाइन। यही है इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला, और इसी को हम बोलते हैं ब्रेथ रेशियो। क्योंकि जो अनचेंज्ड स्टॉक है ना, वो तो मेरे ख्याल से आपको मिलने नहीं वाले इजीली। बहुत ही रेयर केस में आपको अनचेंज्ड स्टॉक मिलेंगे। हमेशा आपको स्टॉक्स ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए ही मिलेंगे। तो ये जो ब्रेथ रेशियो है, ये सिंपली एडवांस डिवाइडेड बाय डिक्लाइन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको यूज क्यों करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो ये जो ईडी रेशियो है हमारा, जो हमारा ब्रेथ रेशियो है, इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म मार्केट के डायरेक्शनल चेंजेस को पहचानने के लिए। और जो इसका यूज है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा फंडामेंटल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। और जो हमारा ब्रेथ रेशियो है, जो हमारा एडवांस डिक्लाइन वाला रेशियो है, वो हमें शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल चेंजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो लॉन्ग टर्म बायस को ये हटाता है, शॉर्ट टर्म में हमें ये बताता है कि क्या एक्शन हमारा होना चाहिए, क्या कंफर्मेशन ले रहा है हमारा इंडेक्स की नहीं ले रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता है ये ब्रेथ रेशियो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रेथ थ्रस्ट के बारे में। तो ये जो ब्रेथ थ्रस्ट है, ये दोस्तों तब अकर होता है जब कोई भी इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिविएट करने लगता है प्राइस एक्शन से। अगर किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो एकदम लगातार ऊपर जाए जा रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत ही लंबे समय तक अगर वो डाइवर्जेंस को दिखाता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि यार ये देखो, ये ब्रेथ थ्रस्ट आ गया। ये चीज आपके एग्जाम में आ सकती है, तो प्लीज इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आई होप आपको ये ब्रेथ थ्रस्ट समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अप एंड डाउन वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बारे में। अब यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर्स का क्या यूज होता है हमारे ये मार्केट स्ट्रेंथ के अंदर, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जैसा आपको पता है कि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं ना, उसकी कोई भी वॉल्यूम नहीं होती है। जो इंडेक्सेस होते हैं उसकी वॉल्यूम आप नहीं पता लगा सकते, उसका आप ओपन इंटरेस्ट जरूर पता लगा सकते हो अगर उसकी ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो रही है। लेकिन जो हमारे जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है ना, उसके अंदर का जो वॉल्यूम डेटा है वो आपको मिल सकता है। तो उसी वॉल्यूम डेटा को यूज किया जाता है यहाँ पे। जैसे कि हमारा निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक हैं, और उन 50 स्टॉक्स के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है उनका जो वॉल्यूम डेटा है, उसका एक्सेस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो अप वॉल्यूम है ना, इट इज द टोटल अमाउंट ट्रेडेड इन एडवांस स्टॉक्स। अगर एक दिन में 5 स्टॉक ऊपर गए हैं 50 स्टॉक में से, तो जो 5 स्टॉक ऊपर गए हैं ना, उसका जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं पे जो डाउन वॉल्यूम है, वो बेसिकली टोटल अमाउंट ट्रेडेड इन डिक्लाइन स्टॉक्स है, मतलब जो भी स्टॉक्स नीचे गए हैं। जैसे कि हमारे वाले केस में 45 स्टॉक्स नीचे गए थे, तो जो 45 स्टॉक्स नीचे गए हैं ना, उनका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट अप एंड डाउन वॉल्यूम। अब ये दोस्तों ऑल्टरनेटिव तरीका है मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का। अब यहाँ पे दोस्तों जो पहला प्रोसेस है वो यही होता है कि जो हमारी मार्केट स्ट्रेंथ है ना, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाए। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बस इतना देखना है कि कितने स्टॉक ऊपर गए हैं, कितने स्टॉक नीचे गए हैं। तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, इट एसेसेस मार्केट स्ट्रेंथ बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आर ट्रेडेड अप और डाउन एट अ पर्टिकुलर डे। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टॉक ऊपर गए हैं, कितने नीचे गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अप वॉल्यूम देखनी है, फिर आपको डाउन वॉल्यूम देखनी है। और जब ये आपके पास 2-3 डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे, तो फिर आप ये अप एंड डाउन वॉल्यूम इंडिकेटर्स को बना सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो बनाए गए हैं। उसमें से एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है आर्म्स इंडेक्स। ये एक फेमस इंडिकेटर है, और आई थिंक इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। इसको बनाया गया था रिचर्ड्स डब्ल्यू आर्म्स ने, जो कि 1995 का एमटीए एनुअल अवार्ड भी जीते थे। एमटीए स्टैंड्स फॉर मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन, जिसको हम अभी सीएमटी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला जो इंडिकेटर है काफी फेमस है। अब ये कैसे काम करता है हम वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले एडवांस डिवाइडेड बाय डिक्लाइन किया जाता है, और फिर उसको डिवाइड किया जाता है
अप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डाउन वॉल्यूम से, और जो वैल्यू आती है उसको आर्म्स इंडेक्स में ऐड कर दिया जाता है और इस टाइप से हमारा आर्म्स इंडेक्स कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेट न्यू हाई और नेट न्यू लोस के बारे में, जो कि एक और टेक्निक है मार्केट स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की। तो जब दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ मार्केट तो मेरा मतलब है इंडेक्सेस लाइक निफ्टी 50 सेंसेक्स, क्योंकि ये जो निफ्टी 50 सेंसेक्स है हम इसी से समझ पाते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है। हम सारे के सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ये मार्केट को ट्रैक करते हैं, मार्केट के इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट में क्या गतिविधि हो रही है। अगर मार्केट इंडेक्सेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है ना वो भी बढ़ रहे हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो स्टॉक्स है ना वो भी नीचे की तरफ गिर रहे हैं, राइट। तो जब दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो कुछ स्टॉक्स है वो नए नए हाईज बनाएंगे, है ना। कुछ स्टॉक्स अपने नए नए हाईज बनाएंगे, 52 वीक हाई बनाएंगे। और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो कुछ स्टॉक्स अपने 52 वीक लो भी बनाएंगे, एक नया लो स्टैब्लिश करेंगे। अब ये जो 52 वीक वाला जो क्राइटेरिया है वो जरूरी नहीं है कि आप लो, अब ये चीज़ वेरी भी कर सकती है। आप चाहो तो 52 वीक्स की जगह कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉक्स नए हाई बनाते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक्स नए लो बनाते हैं, राइट। तो अब ये जो नए हाई और नए लो बन रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, इनका नेट परसेंटेज देखा जाता है, इनका नेट देखा जाता है, मतलब कितने स्टॉक्स हाई गए हैं कितने स्टॉक्स लो गए हैं, उन दोनों को माइनस करके एक नेट वैल्यू निकाली जाती है। उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ है वो क्या है। अब ऐसा करने से ये फायदा होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई से भी मार्केट में आप ये वाली टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास स्टॉक का बस प्राइस एक्शन वाला चार्ट है तो। अब यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं नेट न्यू हाईज और नेट न्यू लोस के ऊपर, और ये कुछ फेमस इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से हमारा पहला इंडिकेटर है न्यू हाईज वर्सेस न्यू लोस, हाई लो लॉजिक इंडेक्स और हाइडेनबर्ग ओमेन। ये तीन ऐसे मेजर इंडिकेटर्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं नेट न्यू हाईज और नेट न्यू लोस के अंदर। तो इसमें से हम लोग ये न्यू हाईज वर्सेस न्यू लोस को सबसे पहले समझते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब ये क्या करता है वो मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात करी थी, जो भी स्टॉक्स 52 वीक का हाई बना रहे हैं, मतलब जो भी स्टॉक्स नेट हाई बना रहे हैं, हम उनकी काउंटिंग करते हैं, राइट। तो हम लोग उसकी काउंटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग उन स्टॉक्स की भी काउंटिंग करेंगे जो कि नया लो बना रहे हैं मार्केट के अंदर। तो जब भी जो हाई बनाने वाले स्टॉक हैं उनका नंबर जब ये लो बनाने वाले स्टॉक से ज़्यादा हो जाएगा ना तो बाय का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और जब भी ये जो नए नए लो बन रहे हैं ना स्टॉक के, जब भी इनका नंबर बढ़ जाएगा और जो स्टॉक्स नए नए हाई बना रहे हैं उसका नंबर रुक जाएगा, तो एक नया सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो डेटा होता है ना ये बहुत ही इर्रेटिक हो सकता है। तो कुछ लोग ये वाला जो इंडिकेटर है इसको मूविंग एवरेजेस के साथ यूज कर लेते हैं, दो दो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं ताकि ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट हो जाएं और डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाए। तो ये एक तरीका है मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने का। अब दोस्तों ये जो हाई लो लॉजिक इंडेक्स है और हाइडेनबर्ग ओमेन है, इसको आप स्टॉक चार्ट्स पे पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको बस यही चीज़ पढ़नी है कि जो ये इंडिकेटर्स हैं उसका यूज़ केस क्या है और कैलकुलेशन क्या है। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया तो एग्जाम के हिसाब से आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है और उसको ट्रेडिंग के पर्पस के हिसाब से कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो के नीचे, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल पे पूछ सकते हो, और प्लीज़ फॉलो करें हमारे चैनल स्टॉक ब्रेन्स को अगर आप ऐसे ही CMT रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।